नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक्स में हम प्रकाश पर काफी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने समतल दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अब चूंकि हम लोगों ने परावर्तन अच्छे से पढ़ लिया मित्रों, और पिछले क्लास में ये भी पढ़ लिया कि किस तरीके से हम दर्पण का निर्माण करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अब बारी है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि जिस आधार पर अगर आप दबे हुए, अगर हम किसी दर्पण के दबे हुए भाग से परावर्तन की घटना कराते हैं, जैसे ये दबा हुआ भाग है, यहां से हम परावर्तन की घटना कराएं तो दबा हुआ भाग के नाते इसका नाम क्या होता है? अवतल दर्पण, या अंग्रेजी में हम लोग इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर आपने जो परावर्तन की घटना ली वो उभरे हुए पृष्ठ से, इस उठे हुए भाग की तरफ से लिया, इस पर लड़ी और लड़कर इस तरीके से जा रही है, तो इस स्थिति में यह दर्पण जो कहलाएगा वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आज की हमारी हेडिंग में काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है मित्रों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते, उन्हें उसमें दिक्कतें आती हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते, वो सीधे फॉर्मूला रटकर पहुंच जाते हैं सवाल लगाने। रट लिया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u एंड m बराबर माइनस v/u, और लगाना शुरू कर दिया तो वहां तकलीफें पड़ जाती है। तो आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी दर्पण से कैसे इमेजेस बनते हैं, फॉर्मूले क्या हैं, उन फॉर्मूले में चिन्ह कैसे हम लेते हैं, इसके बारे में विधिवत बातें करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंबों का बनना। अब इस प्रतिबिंब बनने के पहले मैं थोड़ा सी चीजें साफ कर दूं। प्रतिबिंब का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। दो बातें आते ही मैं आपको टॉनिक की तरह दे रहा हूं, जो सनसनाता हुआ अपने दिमाग के अंदर घुसा ले, जो कि जल्दी हमको बुकों में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। हम जब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो तरीके के प्रतिबिंब यानी कि इमेजेस मिलते हैं। एक तो होता है रियल यानी कि वास्तविक, और दूसरा होता है इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक और क्या हम कहते हैं मित्रों, काल्पनिक। इस दो तरीके की हमें इमेजेस प्राप्त होती हैं। ठीक है, कब हम वास्तविक कहेंगे, कब हम काल्पनिक कहेंगे, ये भी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दें। पहली बात मैं आपको क्लियरिफाई करूं कि रियल कैसे पहचानेंगे, आप वास्तविक की पहचान कैसे करेंगे। तो वास्तविक की पहचान बहुत सिंपल, कि अगर ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब आपको उल्टा प्राप्त हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज आपको उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो गारंटी है कि ये वास्तविक है। फिर से सुन लीजिएगा, ये अगर सीधा है और इसका प्रतिबिंब उल्टा मिल रहा है तो श्योर है कि आपका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। दूसरी चीज, आपका प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो हमेशा वो अपने दर्पण के सामने की तरफ बनेगा। जैसे अगर मैंने मान लीजिए कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो इसका इमेज श्योर है इसी के सामने बनेगा। ठीक है, तो अगर दर्पण के सामने आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो 100% है कि वह इमेज कैसा होगा, रियल होगा। या फिर उससे भी अच्छी चीज मैंने आपको बताया, अगर आपको वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, इन्वर्टेड प्राप्त होता है, तो वह जरूर से जरूर क्या होगा, रियल होगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काल्पनिक कब होगा, आपने वस्तु को सीधा लिया, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, और आपको इमेज भी सीधा मिल गया, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है वो भी सीधा मिल गया। 100% है आपका जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होगा। इसी प्रकार मैं यहां से अगर समझाऊं, अगर आपने सीधा यहाँ पर वस्तु रख दिया और आपको सीधा इमेज मिल जाता है, चाहे पीछे मिल जाए चाहे इस दर्पण के आगे मिल जाए, इन दोनों स्थितियों में आप देख नहीं सकते। अगर मेरे पीठ के पीछे आप ऐसे कलम रख दो मित्र तो मैं नहीं देख पाऊंगा, और अगर आपने मेरे सामने एक दीवार खड़ा कर दे, उसके सामने भी अगर आप कलम रख दो तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। इसलिए इन दोनों स्थितियों में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो काल्पनिक है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है। तो सीधा प्रतिबिंब होना काल्पनिक होने का लक्षण है, 100% है।
ठीक है, तो ये दो बातें पहले बना लें कि इन्वर्टेड इमेज आर रियल व्हाइल इरेक्ट इमेजेस आर इरेक्ट इमेजेस आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये दो बातें पहले दिमाग में बैठा लें। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पर बात करें। पिछले बार में मैं अच्छे से समझा चुका हूं आप लोगों को कि किसी दर्पण के मामले में ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो हम सीधे सीधे आ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंबों का बनना। इसके लिए 3 नियम है और ये दोनों ही दर्पणों पर आपको देखना होगा, समझना होगा। ये अगर एक दर्पण है आपका अवतल, तो आप देख ही रहे इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा और यहाँ पर आधी दूरी पर आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। तो पहला नियम कहता है कि अगर किसी भी दर्पण के सारे मित्रों इंटरप्शन के लिए बीच में थोड़ा मेरा कॉल आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया फ्लाइट मोड में लगाने के लिए, तो मैंने बीच में थोड़ा सा इसको विराम लगाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये आपका अगर एक अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस है। इस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई समांतर किरण जाकर इस दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वो कहां से आएगी, फोकस से आ जाएगी। कहीं से अगर समांतर किरण जा रही है अक्ष के, तो लड़ने के बाद दर्पण से वापस कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब कोई कहेगा सर जी ये तो आपने अवतल पर समझाया, उत्तल में मैंने बुक्स में नहीं देखा किस तरीके से क्या बनता है। तो आइए जरा देखिए, आकर आपसे समांतर किरणें लड़ी, आपका लड़ने के बाद ये छिटक जाएंगी, इस तरीके से ये फैल जाएंगी। लेकिन अगर मित्रों आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको एक ही पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी। और पिछले क्लास में बता चुका हूं इसका फोकस इसी तरफ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये फैल जाएंगी, ये फैल जाएंगे, लेकिन अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये सब एक ही जगह पर मिलेगी और वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। इस फोकस के डबल दूरी पर क्या मौजूद होगा, आपका। तो ये पहला रूल है कि अगर समांतर किरण आकर लड़ेगी तो फिर वो लड़ने के बाद वापस कहां से जाएगी, एक बिंदु से जाएगी जिसे हम लोग फोकस अंग्रेजी में और हिंदी में, अगर आप हिंदी बुकों में भी ज्यादातर फोकस ही लिखा रहता है, लेकिन हिंदी इसका नाम नाभि है, नाभि से होकर जाएगा। इसी का उल्टा दूसरा नियम है, सेम इसी बात को आप उलट कर बात कर लें। और वो बात क्या होगी कि अगर कोई हमसे कहता है कि सर हमारी किरण जो है वो फोकस से गई, लड़ गई सामने जाकर दर्पण से, अब बताइए क्या होगा। तो लड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसी बात को जरा हम यहाँ पर समझ लें कि सर इस केस में कैसे ये बात होगी। तो जवाब होगा सर ये फोकस है। आप देखिएगा ये मैंने बनाया, इसको अगर आप डॉक्टरी लाइन से बनाते, क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं दर्पण की उस तरफ नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उधर पेंटिंग है, रंग दिया जाता है इस तरफ लाल रंग से, तो आप इधर की बातें तो कर सकते हैं, उधर की चीज आपको नहीं दिखेंगी। तो ये लड़ने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये किरण इस अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये दो बातें, समांतर है तो फोकस से जाएंगी तो समांतर हो जाएंगे। दो बातें हमारे समझ में आ गई। तीसरी पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट, आपने यहाँ पर जो वक्रता केंद्र बनाया, जिसको कुछ बुकें सी भी लिख देती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने के नाते। तो अगर आपका ये O है, ये F है, तो O से जाने वाली कोई भी किरण सीधे सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल गए कि अगर आपने इसको भेजा यहाँ से तो ये भी लड़ेगी, लड़कर उसी रास्ते से क्या करेगी, लौट आएगी। तो O से अगर कोई किरण जाएगी, लड़ेगी दर्पण से, टकराएगी तो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए आप इस पार्ट में भी देख लें, अगर ये O है, हमने ऐसे लाइन बनाया, ये जाकर यहाँ से टकराएगी और इसी मार्ग पर क्या करेगी, लौट जाएगी। तो ये 3 ही रूल है मित्रों। इन 3 रूल से हम किसी भी सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हैं, उसका पूरा विवरण भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अवतल दर्पण की, उससे इमेज कैसे बनते हैं और किस प्रकार के केसेस हमारे पैदा हो जाते हैं। तो आइए देखा जाए अवतल दर्पण के लिए इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी चीज को देखिए शॉर्टकट में पढ़ने से हम चीजों को रट सकते हैं, जब तक हम उसके अंदर घुसकर पढ़ाई नहीं करते हैं हम उस चीज पर कमांड नहीं कर सकते, और आप भी क्वेश्चन को लगाने का कोई मुद्दा ही नहीं उठता है, वहीं ऐसे कॉन्सेप्ट में ही बच्चे जाकर बच जाते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा था, लास्ट में अगर आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो पाई, जैसा मैंने टारगेट रखा है कि अगर ये 40 मिनट में कवर हो पाया तो ठीक है, मैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था।
तो आइए सबसे पहले बात करें अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं इसको, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो किस प्रकार इमेज फॉर्मेशन होगा इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं किसी कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दें मित्रों कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात तो 3 बातें मेरी याद कर ले। आप वस्तु के रूप में एक पेड़ ऐसे बना ले रफ डायग्राम, इसकी मदद से आप पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझ जाएंगे। इनसे 3 किरणें निकालिए। एक किरण आपको यहां से भेजनी है, ये F से जा सकती है, इसके पास एक ऑप्शन और भी है, अगर ये जा सके तो C से भी चली जाए, चल जाएगा काम। और एक किरण आपको एक बिल्कुल सीधे भेजना है और यहीं से एक किरण और भेजनी है जो F या C से जाए, जहां से भी आपको सुविधा मिल पाए। एक सीधी लड़ने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, एक और जो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए। ठीक है, ये इन दोनों से निकली हुई लाइट जहां मिलेगी वहां आपके पेड़ का ये सिर वाला भाग आकर क्या करेगा, बन जाएगा। इस तरीके से ये दोनों किरणें जहां लड़ने के बाद बनेंगी, जिस जगह भी बनेंगी वहां आपका सिर बन जाएगा। दूसरा, यहाँ नीचे से आप लाइट भेजेंगे तो ये सीधा सीधा जाएगा आगे की तरफ, और जहां भी आएगा वो नीचे इस पेड़ का क्या बना देगा, पैर बना देगा। तो बस 3 लाइन समझिएगा, ये 2 लाइन सिर बनाने के लिए है और ये 1 लाइन क्या बनाने के लिए, पैर। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या समझा रहे हैं, तो मैं केस लेकर समझाता हूं, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। ये देखिए जरा, मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब इस अवतल दर्पण का हमने मोटा मोटा एक डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, इसका फोकस, ये सब कुछ बना लिया है। मैंने एक वस्तु लाकर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रख दिया है। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम कर दूं, एक एक केस को मैं बना कर दिखा दूंगा, आप आराम से समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ सभी देख लेंगे। ठीक है, बजाय एक साथ सभी को देख लेंगे। ये देखिएगा, मैंने एक दर्पण बना लिया। अब आप चाहें तो इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर ले। अब इसके बाद अगर आपसे पूछूं वो कहाँ है, तो वो आपको ऑब्वियस है, बीच में पड़ेगा, इसके आधे पर क्या पड़ेगा, फोकस। अब हमने लाया और एक वस्तु है, एक पेड़ है, जिसे उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो आप कह सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, इधर हम आउटपुट लेते रहेंगे, ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, तो जवाब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अनंत। इस तरफ हम उल्टी तरफ जब चल रहे हैं तो इस तरफ कहेंगे माइनस अनंत। ये बीच में जहां ध्रुव यानी कि पोल लेते हैं, इसे आप 0 कह सकते हैं, और उस तरफ संख्या रेखा में बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं, प्लस अनंत कह सकते हैं। तो ये डायग्राम हो गया आपका। अभी O कहाँ है, तो जवाब है सर माइनस अनंत और O के बीच में। और O भी अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, C कर देते हैं, ताकि O और C में कंफ्यूजन ना हो। तो ये वस्तु की स्थिति हो गई। वस्तु हमारा कहाँ रखा है, माइनस अनंत और C के बीच में। तो चलिए, इससे एक लाइट गई, इस तरीके से यहाँ से टकराई, टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। अब दूसरी किरण आपको भेजनी है, आप जहां से चाहे वहां से भेज दे, मन करे F से, मन करे C से, लेकिन दोनों जगह से ना भेजिएगा, कोई भी एक जगह से भेज लेना जो सुविधा हो। हम देख रहे हैं यहाँ से F आराम है, तो मैंने ऐसे F से भेज दिया, ये लड़ा, और लड़ने के बाद क्या करेगा, वापस ये इस तरफ आएगा। तो हमने इस तरफ ले आया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिल गया। इन दोनों से निकली हुई लाइट यहाँ मिल रही है, यानी कि यहाँ पर इस पेड़ का क्या बन जाएगा, सिर। अब यहाँ से अगर मैं लाइट भेजूं तो ये जाएगा, जाकर क्या करेगा, लड़कर वापस आएगा। अब हमें भाई जहां सिर होगा वहीं तो पैर बनाना होगा, तो यहाँ पर इसके नीचे पैर बन जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको प्रतिबिंब यहाँ पर देखिएगा, शैडो प्राप्त हो रहा है उस पेड़ का, और किसके बीच में मिल रहा है, C और F के बीच में। तो अगर मैं बोलूं प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, तो इसका जवाब है सर प्रतिबिंब की स्थिति हमारी बहुत क्लियर है। इमेज हमारे किसके बीच में मिल रहा है, C और F के बीच में। साइड कैसी है उसकी अगर कोई पूछे तो कहेंगे देखिएगा, वस्तु बड़ा दिख रहा है और इसका आकार क्या है, छोटा। तो ये आकार में कैसा, छोटा है। ये बताइए, ये सीधा है लेकिन ये क्या है, उल्टा है, इसीलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इसकी पोजीशन मिल गई, इसके बारे में डिटेलिंग मिल गई। देखिए कितने आराम से हमने सारी चीजें निकाल दी। इसी कॉन्सेप्ट पर देखिएगा अगला सवाल मैं अगला डायग्राम में बनाऊंगा। फिर से देखिए, सेकंड पोजीशन देखिएगा। अब मैंने थोड़ा सा वस्तु को आगे बढ़ा दिया है और लाकर C पर पटक दिया।
अब जरा गौर करिएगा, मैंने कहाँ लाकर पटक दिया वस्तु को, सी पर पटक दिया। ठीक है, ये पूरा आपका दर्पण बन गया। यहाँ पर मैंने O बना लिया, यहाँ पर सी बना लिया, यहाँ पर बीच में क्या बना लिया, F बना लिया। अब अगर आप यहाँ पर कोई अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो फिर जैसा मैंने बोला एक सीधी रेखा भेजिए जो लड़ेगी और लड़ने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट जो आपको भेजनी है वो या तो F से जाएगी या तो C से जाएगी। तो फिलहाल अभी आसान है F से भेजना, F से इसको भेज दीजिए। लड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल होकर ऐसे आएगी और इस तरीके से इससे काटते हुए चली जाएगी। ठीक है, काटते हुए चली जाएगी। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा मित्रों, सिर बन जाएगा। तो इस पेड़ का हमने क्या बना लिया, सिर। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी पैर से वो सीधे जाएगी, सीधे वापस आ जाएगी, मतलब इसी किसी रास्ते पर पैर बनेगा। अब इतना तो कॉमन सेंस है हमारे पास कि जहां सिर है वहीं पैर है। ये देखिए इसको हमने जोड़ दिया, ये हमारा पेड़ तैयार हो गया। तो ये हमारा उल्टा इमेज फिर बन रहा है। उल्टा होने के नाते सबसे पहले ऑब्जेक्ट की स्थिति बता दीजिए। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ, एट सी, सीधे सीधे कहां पर रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ। अब इनके आकार नाप लीजिए, इनका दोनों का आकार आप देख रहे होंगे एक बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ प्रतिबिंब की भी स्थिति जो है वो सी ही पर है। साइज कैसा है, तो कहेंगे समान है, और साथ में क्या है, क्योंकि उल्टा है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, वास्तविक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारी सिचुएशन देखिए बिल्कुल क्लियर हो रही है धीरे धीरे। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और तीसरे सिचुएशन में आएंगे, थर्ड सिचुएशन। देखिए हर बार मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर डायग्राम बना रहा हूं तो आपको शायद ये बहुत इजी लग रहा हो कि अगर हमने हाई स्कूल में केयर नहीं किया होगा तो जरूर अब आप केयर कर सकते हैं और चीजों को बिल्कुल समझ सकते हैं। सारी चीजें रटने वाली नहीं है मित्रों, ये सब समझने वाली चीजें हैं। ये देखिए अगला मैंने डायग्राम बनाया, बीच में क्या पड़ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और इन दोनों के बीच में लाकर मैंने पेड़ लगा दिया अपना। ठीक है, अब कहा भैया इसका भी इमेज बनाइए। ठीक है, क्या होगा, सीधे लाइन जाएगी, यानी कि हाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई पूछे तो कह सकते हैं सर सी और एफ के क्या है, बीच में है। ठीक है, अब ये जो किरण जाएगी वो लड़ेगी, लड़कर कहां से आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी। अब आपके पास चॉइस है, मन करे फोकस से भेजे, मन करे सी से भेजे। फोकस से भेजना आसान था, हमने भेज दिया, और अब यहाँ से लड़ने के बाद ये क्या करेगा, इस तरीके से आकर यहाँ मिल जाएगा। जहां मिलेगा यहाँ पर कंफर्म है कि आपका क्या बन जाएगा, सिर। यहाँ से जो लाइन जाएगी सीधे लड़ेगी, लड़ने के बाद क्या करेगी, वापस आएगी और बताएगी इसी लाइन पर कहीं पैर है। ऑब्वियस है जहां सिर है वहीं पर क्या होगा, पैर भी होगा। तो पैर भी बन गया हमारा। आप देख सकते हैं फिर से इसका इन्वर्टेड इमेज हमको प्राप्त हो रहा है, उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है। और किस जगह प्राप्त हो रहा है, तो जवाब होगा माइनस अनंत और सी के बीच में। तो यानी कि इमेज कहां मिल रहा है, जवाब हो जाएगा माइनस अनंत और सी के बीच में। अब सवाल ये उठता है इसकी साइज कैसी है, तो आपको बड़ा ही आसानी से दिख रहा होगा, ये छोटा है और इसकी साइज देखिए इससे क्या है, बड़ी है। तो इसलिए साइज क्या है, बड़ी है वस्तु से, और आगे क्या है, उल्टा आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बात लिखना जरूरी हो गया है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा है मित्रों, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, वास्तविक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हमने इसकी पोजीशन आगे बढ़ा दी है, फोकस पर उठा कर रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सबसे मजेदार बात, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमको लगातार जितने भी इमेज मिल रहे हैं वो कैसा मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है। तो अब हम अगले केस की तरफ बढ़ जाएंगे, चुने हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला केस हमारा क्या है, इसको भी आप डॉटेड लाइन से इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लग गया, आपका O लग गया। इसके आधे दूरी पर क्या हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि सर हमारा कहाँ वस्तु रख दे, तो जवाब होगा, अब अगला पड़ाव हमारा क्या है, फोकस है। फोकस पर हमने किसी वस्तु को रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, सीधे एक लाइन भेजनी है जो लड़ने के बाद कहां से आ जाएगी, फोकस से, और दूसरी लाइन फिर कहां से भेजनी, F या C से। तो देखिए यहाँ से F से तो आप भेज नहीं पाएंगे कि ऐसे भेज दे तो निकल जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आपको भेजने का एक ही रास्ता बचा कि हम इसे कहां से भेज दें, C से भेज दें। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने मित्रों ऐसे C से भेज दिया, ऐसे गया, और C कहता है कि भैया C से गए हैं तो वापस हम इसी रास्ते पर ही आएंगे। ठीक है, ऐसे आ गए। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन को आप जितना बढ़ाएंगे ये पीछे जाएगी, लेकिन मिलेंगी नहीं। यानी कि इनको अगर मैं बोलूं तो कह सकता हूं बहुत दूर कहीं इधर जाते 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 बहुत दूरी पर जाकर दो रेखाएं मिलेंगी, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी वाकई में मिलती नहीं। तो इस केस में जबकि
कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ फोकस पर, उस स्थिति में हमें इमेज कहाँ मिलेगा, तो जवाब होगा सर पीछे कहीं बहुत दूर माइनस इनफाइनाइट पर। और चूंकि उल्टा बन रहा है इसलिए बोलना हमारा मजबूरी हो जाता है, वास्तविक है। और आकार में कैसा होगा, चूंकि बहुत पीछे, जितना पीछे आप जाएंगे उतना ही आपकी मुंह की साइड उल्टी और बड़ी होती चली जाएगी, तो इसी लिखेंगे बहुत बड़ा। क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा इस चीज को और आगे बढ़ा दें अगले केस के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से जरा देखिए क्या होगा। अब इधर देखिएगा जरा, लास्ट केस, ठीक है, हमने ये बनाना है लास्ट केस। लास्ट केस में क्या करना हमको, अपना हमने बनाया, सी बना लिया, एफ बना लिया, वस्तु को और थोड़ा आगे पहुंचा दिया। अब यहाँ किरण लड़ेगी, लड़ने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। मैं फिर बोलूंगा ओ की स्थिति कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर पी और एफ के बीच में है, और ये किरण लड़कर वापस लौटने के बाद कहेगी भैया अब मुझे कहां से ले जाना चाहते हो, तो मन आपका है, मन करे फोकस से, मन करे सी से। सी से ही भेज लीजिए मित्रों। तो ये देखिएगा जरा, इसको जब हम सी से भेजना चाहेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ लड़ेगा और लड़कर इसी रास्ते पर वापस। अब अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा इस बार क्या दिख रहा है, इन दोनों में यहाँ मार्जिन कम है, और जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं मार्जिन हमारे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इन किरणों के मिलने की कोई संभावना नहीं है, और अगर ये मिलेंगे तो अनंत पर, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये लगातार इनके बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर आगे हम देखें तो ये दोनों किरणें उल्टे एक दूसरे के क्या करेंगे, पास आ रही हैं। अब उस पार तो हम जा नहीं सकते, पर इमेजिन तो कर सकते हैं कि अगर इस किरणों को बढ़ाया गया होगा तो कहीं ना कहीं जाकर ये आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगे, और जहां मिलेगी वही सिर बना लेंगे, तो ये सिर बन गया। और जहां सिर है देखिएगा वहीं पर क्या बनेगा, पैर भी बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका पैर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इमेज इस बार कहाँ मिलने वाला है, दर्पण के उस पार। ठीक है, दर्पण के उस पार। कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सीधा इमेज क्या कहलाता है, अब वही आपने पढ़ा था, और अब कारण आपके सामने देखिए, सीधा इमेज मिल रहा है लेकिन दर्पण के पीछे। क्या मैं दर्पण के पीछे झांक सकता हूँ शीशा फोड़कर, जवाब होगा हाँ सर शीशा फोड़कर तो झांक सकते, लेकिन शीशा फोड़े बिना अगर झांकना हो तो संभव नहीं। मेरे सामने अगर कोई शीशे की दीवार लगा दी जाए, उस पर उस तरफ से रेड पेंट कर दिया जाए, तो ऑब्वियस है मैं उस तरफ की वस्तु नहीं देख सकता। इसीलिए इमेज कैसा है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। आकार में सच्चाई है कि बहुत बड़ा है, बड़ा है आकार में, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा अवतल दर्पण के लिए। यानी कि अवतल दर्पण से कभी तो हमें देखिएगा छोटा, कभी उसी वस्तु के बराबर, और कभी उससे बड़ी इमेज मिलती है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन पावर कभी कभी माइनस में मिलता है, ठीक है, कभी कभी प्लस में मिलता है। ठीक है, कभी कभी प्लस में, कभी कभी माइनस, सॉरी, कभी कभी प्लस में, कभी कभी क्या माइनस में, क्योंकि कभी वास्तविक कभी काल्पनिक। और दूसरी चीज, कभी +1 भी मिलता है, कभी -1 भी मिलता है, कभी +1 से ज्यादा भी मिलता है, कभी 1 से कम भी मिलता है। तो इस तरीके से बातें आती है। तो इसका मान जो m का जो है वो वेरी करता रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोई किसी दर्पण से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, कभी बड़ा और कभी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण कैसा है, ठीक है, तो जवाब उसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। समतल दर्पण से हमें वस्तु और प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या मिलता है, समान। और उत्तल आप पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल से हमेशा जो प्रतिबिंब मिलेगा हमें हर बार छोटा ही मिलेगा, बड़ा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहीं पर मैं तुरंत पांचों केस एक साथ बनाकर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि आप समझ लें। एक ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा गया है कि किस जगह रखने पर हमको वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ बोला था समान, कब, जब वो हमारा कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। ठीक, इसी सवाल को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, दोनों की साइज सेम है। ठीक है, मैंने लिखा था आकार क्या है, समान, यानी कि आवर्धन क्षमता बिल्कुल भी नहीं है एक के बराबर है, ना तो बढ़ रहा है आदमी ना तो घट रहा है। एक आने का मतलब आवर्धन क्षमता ये होता है कि हमारा आवर्धन क्षमता एक कहने का मतलब होता है कि आपका वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या है, समान है। एक से बड़ा मान आता है आवर्धन क्षमता का, इसका मतलब आपका आकार बड़ा है। एक से छोटा आता है यानी कि आपके प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है, स्मॉल है। ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, m का कॉन्सेप्ट, m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब o बराबर क्या हो जाएगा, i ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होगा कि
इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, लेस देन 1, इसका मतलब या माइनस में हो, लेस देन 1 हो गया, तो इस स्थिति में हमारा ओ जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, आई से। ठीक है, तो ये स्पेशली आई के बारे में बताता है मेरे हिसाब से। अगर आपका 1 आता है तो आई का मान वो के बराबर, अगर आपका मान 1 से बड़ा है तो आई आपका बड़ा होगा वो से, और अगर आई ये एम का मान 1 से छोटा है तो आई की जो आकार होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो ये जानकारियां हो गई मित्रों। अब आइए चलिए अगले केस में चलते हैं। ठीक है, और उस केस के भी पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, चिन्ह कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, ये वो होता है हमारा आगे बढ़ने पर संख्या रेखा, +1 +2 +3 इस तरीके से चलता है, पीछे आने पर -1 -2 -3। अब यही ओ पर आप उठाकर ये अवतल दर्पण अपना रख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस। लेकिन इसी चीज को बुक्स लिखती हैं कि किरण की दिशा में, प्रकाश किरण के चलने, जैसे मैंने किरण भेजा तो ये आगे की तरफ जा रही है, किरण की डायरेक्शन वाकई में क्या है, आगे की तरफ है, तो वो कहता प्रकाश किरण की दिशा में सभी चीजें धन में ली जाती हैं, जबकि उसके विपरीत रखी वस्तु क्या होती है, माइनस में। तो आपने 5 केस देखे, 3 4, पांचवा केस देखा। 4 प्रारंभिक केसों में आपने क्या देखा है, उसमें भी क्या मैंने बोला, 4 प्रारंभिक केसेस में क्या देखा आपने कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, उसका प्रतिबिंब यहाँ कभी मिल रहा था, कभी यहीं मिल रहा था और कभी यहाँ पर मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उस तरफ प्लस है और इधर वस्तु रखा हुआ है, वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी अगर मापी जाए ओ से, और ये दूरी कहां से नापी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से यानी कि पोल से। ठीक है, तो वस्तु की दूरी नापी जाएगी, इसे u से दर्शाया जाएगा। अगर प्रतिबिंब की दूरी नापी जाएगी तो इसे किससे दर्शाया जाएगा, v से दर्शाया जाएगा यानी कि इमेज डिस्टेंस, और f से दर्शाया जाएगा फोकस दूरी यानी कि आपका फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दूरी दर्शाई जाती है। अगर अब आप यहाँ पर आप ध्यान दें तो इस केस में, ज्यादातर केस में, स्पेशली 1 2 3 और चौथे केस में अगर u बोलूं तो जवाब होगा सर माइनस होगा, क्योंकि इस तरफ पड़ रहा है। ठीक है, v भी क्या होगा, देख सकते हैं सभी केसेस में आप देख सकते हैं v क्या होगा, माइनस होगा। फोकस आपका यहाँ पड़ता है आपका, ठीक है, तो f भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यानी कि अवतल के केस में u माइनस, v माइनस और f भी क्या होता है, माइनस होता है। कॉन्सेप्ट बांध लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी मैंने क्लियर कर दिया मित्रों, इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, u माइनस, v माइनस, f भी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आगे चलकर हम बात करेंगे m बराबर क्या होता है, माइनस v बाई यू। तो आप सोच लें अगर इसका चिन्ह यहाँ माइनस लिया जाए, यहाँ माइनस लिया जाए, दोनों ही माइनस में है, देख रहे हैं ऊपर, ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस का गुणा पुनः क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि इसके केस में हमारा m भी क्या होगा, माइनस। एक गड़बड़ी क्यों ला रही है, जब आप पांचवा केस लेते हैं, आपका ऑब्जेक्ट f और p के बीच में रहता है, उस समय क्या होता है, अभी अभी मैंने समझाया कि जब उठाकर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, ध्यान दीजिएगा मित्र, जब आप यहाँ पर उठाकर ऑब्जेक्ट रख देंगे, इस जगह पर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जब आप रख देंगे फोकस के आगे, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रख देंगे तो u तो हमारा हो ही गया माइनस, यानी कि ये ठीक है इस केस में। ठीक है, पांचवा केस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर u माइनस, लेकिन इमेज अब की बार आपको आगे की तरफ मिल रहा है, तो इसलिए v क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और v के प्लस होने के साथ ही साथ अभी भी फोकस आपका इधर ही है, तो f तो हमारा अभी भी माइनस ही है। यानी कि एक बात पक्की हो गई, अवतल दर्पण के लिए f हमारा क्या है, हमेशा माइनस, u हमेशा क्या है, माइनस। केवल v कभी माइनस कभी प्लस होता है, वो भी एक्सेप्शनल, एक केस में केवल v पॉजिटिव होता है, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, f और p के बीच में। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट। और इसी नाते इस केस में m बराबर जब हम लगाएंगे v बाई u, तो यहाँ देखिए v का मान पॉजिटिव है, u का मान निगेटिव है, इसके नाते ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया यहाँ पर m क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब मैं इससे बड़ी बात बताता हूँ, m निगेटिव तो आपको हर बार इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। अभी चारों केस आपने देखा है, इसका मतलब ये वास्तविक हो गया। और अगर आपको m पॉजिटिव मिला, आप देख रहे हैं पांचवा केस, जब आपको दर्पण के पीछे इमेज मिल रहा है, इस केस में यानी कि क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो आज से गांठ बांध लीजिएगा, m किसी सवाल में माइनस दिया है तो श्योर है आपका जो प्रतिबिंब मिला होगा वो कैसा मिलेगा, वास्तविक। ये बात सिर्फ दर्पण के लिए नहीं मित्रों, ये बात लेंस पर भी लागू है। और अगर काल्पनिक आता है आपका इमेज तो 100% श्योर है उस न्यूमेरिकल में आपको m का मान पॉजिटिव लेकर लगाना होगा।
तो आई होप आपको अवतल दर्पण का पूर्ण कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम उत्तल दर्पण की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और भी है, यहाँ कोई पूछे कि इसका यूज क्या है तो आप देख सकते हैं कभी बड़ा इमेज बना रहा है कभी छोटा, तो इसको नाऊ या नाई की दुकान में यूज किया जा सकता है, वहां पर बाल काटने के लिए। और बड़ा छोटा इमेज दिखाना है तो हमारे कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर मुंह खुलाकर हमारा मुंह के अंदर झांकते हैं, तो वहां भी इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि वो हमारे दांत के अंदर की कीटाणु की साइज को बड़ा भी दिखा सकता है। ठीक है, वहां भी इसका यूज किया जा सकता है, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो ये सब 2-3 क्वेश्चन से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाव की दुकान में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो याद रखे रहिएगा अवतल दर्पण। अब बारी है उत्तल दर्पण की। उत्तल का मतलब हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। इमेज फॉर्मेशन बाय काट कर आपकी बार क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स काफी आसान कॉन्सेप्ट है। ये देखिएगा जरा, अगर मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ऑब्वियस है ऐसे आप गोला बना लेंगे, इसका इस तरफ ही क्या पड़ेगा वो। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो हमारा पहला वीडियो देखिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि प्रकाश और फिर साथ ही साथ उसमें दर्पण का बनना, दर्पण कैसे बनाया जाता है। ये हमारा फोकस हो गया। अब आपने मान लीजिए यहाँ इमेज रख दिया होता, ठीक है, वस्तु रख दिया होता, ऑब्जेक्ट रख दिया होता, आप पूछते कैसे बनेगा, तो मैं कहता सर एक लाइट ऐसे आएगी जो इससे टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, डॉक्टर लाइन से बना होगा। वाकई में होगा ये कि लड़ने के बाद ये फैल जाएगा, हमें आभास होगा कि फोकस से जाएगा। दूसरी लाइट कहां से भेजनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। आप चाहे तो इसको एफ से भी भेज सकते हैं, चाहे तो ओ से भी भेज सकते हैं, यानी कि सी से भी भेज सकते हैं, जिसको सी मैम लोग बोल रहे लगातार, तो हम सी ही को यूज कर। तो देखिएगा ऐसे डॉक्टर लाइन से मैंने सी बना दिया, लड़ेगा, लड़कर क्या होगा वापस, ये दोनों यहाँ मिल चुके हैं इसलिए यहाँ पर सिर हमारा बन जाएगा। अब आगे नीचे से जो लाइट जाएगी, लड़ेगी, लड़कर वापस इसी लाइन पर कहीं पैर मिलेगा, तो ये पैर बनाना हमारी मजबूरी हो गई है। ठीक है, अगर मैं बाई चांस इसी वाले केस में यहाँ पर पेड़ कर दिया होता और फिर आपसे पूछता कि अब बताइए, तो फिर ये लड़ता, लड़कर फोकस से जाता। अब केवल एक लाइन आपकी देखिएगा डिफर करेगा। पिछली बार पेड़ यहाँ बना था, ध्यान दीजिएगा, अब की बार क्या होगा, कहेंगे सर फिर ये जाएगा सी से। ये देखिए ऐसे मैंने खींचा, ये देखिए सी से ऐसे जाएगा, लड़ेगा, और लड़ने के नाते आपका पेड़ थोड़ा सा क्या करेगा, ऊपर बन जाएगा। पहले से इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, लेकिन बनेगा यही। यानी कि इसका सेंस ये हुआ कि हम इसको कहीं भी और भी अगर कोई पीछे कर ले, कोई मित्र ऐसा सोच रहा हूं कि शायद पीछे कर ले, तो पहली लाइट तो सेम हो गई, दूसरी लाइट आप सी पर भेजेंगे तो फिर देखिए तरीका यही है, आप ऐसे सी पर यहां मिल गया, इस बार इमेज यहां बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हर हाल में आपको इमेज कहां मिलेगा, तो जवाब होगा सर पी और एफ के बीच में। यानी कि इमेज की कंडीशन हमेशा किसके बीच में होगा, पी और एफ के बीच में, जबकि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा मिलेगा लेकिन बस जो उसका प्रतिबिंब मिलेगा वो हमेशा आकार में कैसा होगा, छोटा बनेगा। अब आप सोचिएगा अगर आपके पास एक ट्रक होगा तो ट्रक मधुमक्खी ट्रक जो होगा वो एक छोटा सा साइज, यानी कि एक छोटे से ब्लॉक के साइज का आपको दिखाई देगा, छोटे आकार में दिखाई देगा। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, साइड देखने वाले मिरर में। आप सोचिएगा अगर एक ट्रक आ रहा हो और अगर ये समतल दर्पण होता, मैं इमेजिन कर लूं एक ट्रक आ रहा है और उस ट्रक को पीछे से साइड वाले शीशे में देखना चाहते हैं और हमारे पास समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण कहता कि कम से कम ट्रक की आधी साइज का, यानी कि अगर ट्रक की लेंथ 10 मीटर की है तो 5 मीटर का शीशा लगाकर आप जब रखते तो आपको केवल और केवल ट्रक दिखाई देता। लेकिन ये दर्पण कहता है कि भैया 10 मीटर के ट्रक को आप छोटे से इतने छोटे से शीशे में पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो इसका इमेज व्यू की एरिया जो होती है वो काफी बड़ी होती है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम साइड देखने वाले शीशों में करते हैं। ये सबसे पॉपुलरिस्ट क्वेश्चन है कि साइड देखने वाले शीशों में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का। आंसर हुआ साइड देखने वाले में हमेशा ही। इससे प्राप्त इमेज की साइज हमेशा छोटी मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके m का मान हमेशा लेस देन क्या होता है 1। तो किस दर्पण का अगर कोई पूछे कि सदैव m का मान 1 से छोटा मिलता है तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे कभी भी हमको इमेज वस्तु से बड़ा प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही उसकी पोजीशन बदल सकती है।
अब अगर मैं चिन्ह परिपाटी की बात करूं तो इधर ही आप वस्तु हमेशा रखेंगे, जिसके नाते u क्या लिया जाएगा माइनस। उधर देखिएगा हर बार आपको यही इसी रेंज में कहीं मिल जाएगा अपना इमेज, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ होने के नाते देखिएगा, इस मूल बिंदु के उस तरफ होने के नाते, p के उस तरफ होने के नाते प्लस, फोकस भी इसी तरफ बैठा हुआ है, इसलिए p क्या हो जाएगा प्लस। तो इसके लिए सदैव हम चिन्ह क्या यूज कर सकते हैं, तो जवाब हुआ सर u होगा माइनस, f होगा हमारा प्लस और v भी क्या होगा प्लस, और n के बारे में बात कर लें तो माइनस v बाई u, v के जगह क्या यूज करेंगे हम प्लस, u के जगह क्या यूज करेंगे माइनस, ये प्लस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस, और इसे प्लस आना था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि अगर m का मान पॉजिटिव आता है तो ये बताता है कि वह प्रतिबिंब कैसा है, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव आने क्लियर कर देता, और आप यहाँ देख भी रहे हैं क्योंकि सीधा इमेज है तो काल्पनिक दर्पण के उस तरफ है, हम इस तरफ खड़े, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इसलिए भी हम इसको काल्पनिक कह सकते हैं। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मैंने क्लियर कर दिया, साइड देखने वाले शीशों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मित्रों मैंने जाते जाते एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया होगा, मैं भी मैं नहीं कहूंगा कि नहीं लगा पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ साथी जरूरी उस क्वेश्चन को लगाया होगा उन्होंने, मैं उसको थोड़ा दोहराना चाहूंगा चलते चलते। क्वेश्चन इस तरीके से था कि दो हमारे पास दर्पण है, समतल दर्पण है, वो किसी कोण पर आना है, हमको कोण नहीं मालूम है किस कोण पर, और एक प्रकाश किरण जो है वो किसी एक दर्पण के समांतर आकर गिरती है। तो मान लीजिए यही दर्पण ले ले, अब इसके समांतर आकर यहाँ से क्या करती है, प्रकाश किरण टकराती है, और उसके बाद क्या करती है, वो 3 बार परावर्तित होती है। देखिए एक बार यहाँ से अगर उठेगी तो ऐसे जाकर कहीं लड़ेगी, 2 बार, और वहां से उसी रास्ते पर चलते हुए वापस लौट जाती है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो लड़ा, लड़ने के बाद क्या हुआ, वापस, पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसी रास्ते पर से क्या करती है, जाकर लड़ती है, लड़ने के बाद उसी रास्ते पर वापस आई, फिर यहाँ से लौट गई। तो देखिए एक बार, पहली बार यहाँ परावर्तन, यहाँ दूसरी बार, और जब यही किरण वापस आएगी तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी बार। सवाल में लिखा था 3 बार परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बताइए क्या होगा। अब ये देखिए जिस रास्ते से गई उसी से लौट आई, तो इसका मतलब 100% हुआ, एंगल क्या होगा 90। ऐसा आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारा एक ही केस है जब हम सीधे सीधे जाते हैं और आते हैं, जब किरण हमारा अविलंब यानी कि नॉर्मल किरण होता है, यानी कि अविलंब किरण होता है, यानी कि 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर गौर करिएगा, जो कोण यहाँ बनेगा, मैं इसको अगर 2 मिनट के लिए मिटा दूं, ध्यान दीजिएगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। तो ये भी मैंने खींच लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी एंगल दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। रूल के हिसाब से आपको मालूम, अगर वो थीटा है तो पिछले वीडियो मैंने सिखाया है कि ये जब हम बनाते हैं तो इसके साथ आई और आर तो बराबर होता ही होता है, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इस आधार पर हम इसको भी थीटा कह सकते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपके थीटा और थीटा मान लिए गए, और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। अब इस 90 को उधर भेज दिया जाए तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो बड़े ही आराम से देखिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और 3 बार परावर्तन कैसे हो रहा है ये भी दिख रहा है, 1 2, यहाँ से लड़ने के बाद यहाँ से फिर जाएगा, तो यहाँ पर फिर से 3 काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इस सवाल में सबसे ज्यादा हमको टेंशन देता है कि ये कैसे संभव है कि 3 बार परावर्तन हुए, तभी संभव है। देखिए नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, यही सही से उड़ा देगा ये किरण, लेकिन सवाल ने बोला है कि जैसे रास्ते पर गया उसी पर वापस। ये कब संभव है, जब हम 90 पर टकराएंगे तभी, यानी कि इनडायरेक्ट वो आपको बताना चाहता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो जरूर पिछला वीडियो समतल दर्पण वाला देख ले मित्रों, वहां से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जिसमें हमने पिछला वीडियो परावर्तन वाला वो जरूर देख ले, आपको सारी चीजें समझ में
आ जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगले में हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी मैंने क्लियर कर दी है, इसलिए ये उम्मीद मत करिएगा बहुत ज्यादा कि हम यू वी और एफ पर फिर डिस्कशन इस तरीके से करेंगे। ये चिन्ह परिपाटियां अच्छे से मित्रों दिमाग में रखकर याद भी कर आप काम चला सकते हैं। और अगर आज का इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल केस है। अवतल के केस में हमेशा u का मान माइनस, f का मान माइनस, m का मान माइनस। एक एक्सेप्शनल केस है जब p और f के बीच में हम रख देते हैं कोई वस्तु, तो उस केस में हमारा v का मान केवल क्या हो जाता है प्लस, और m भी क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। जबकि उत्तल दर्पण के केस में हमेशा 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 u माइनस, v प्लस और f प्लस, साथ ही साथ m भी हमारे क्या होता है प्लस। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत मजा लाई होगी, आपको बहुत ही हद तक ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगले क्लास में मैं दावा करता हूं कि आपने न्यूमेरिकल अटेंड कर लिया तो कंफर्म है मुझे कि फिर आपको कभी ये चैप्टर के लिए देखना ताकना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस आया है तो प्रैक्टिस से ही आया है मित्रों। ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी कंदरा में जाकर 10-15 साल ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ऐसा नहीं है। आपको माता जी यानी कि सरस्वती माता जी की कृपा प्राप्त होगी आपको अगर आप मेहनत करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, चीजों को देखेंगे, सवाल लगाएंगे। बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। एक जरूर रिक्वेस्ट है, बार बार अगर आप कर सकें तो कम से कम एक वीडियो तो एटलीस्ट फेसबुक पर जरूर शेयर करें। बाकी मुलाकात अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।